हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जो आजकल वैकेंसीज आई हुई हैं उसके लिए हम लोग पेडागोजी रेडी कर रहे थे। ठीक है, पेडागोजी की तैयारी कर रहे थे और इसी क्रम में हम लोग आज पेडागोजी के पेडागोजी में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग जो लेसन है आपका, प्लानिंग जो टॉपिक है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लानिंग के बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। प्लानिंग को हिंदी में योजना कहा जाता है और इसी योजना के बारे में हम लोग आगे डिटेल से देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी तैयारियाँ हैं आपको इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे और आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इसके साथ ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर NEP जो 2020 है उसका PDF जो ऑफिशियल PDF है वो मैंने डाला हुआ है। आप लोग वहां पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। NEP हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगी, जिस भी मीडियम के आप होंगे। तो NEP को अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप उस PDF को डाउनलोड करके डिटेल से पढ़ सकते हैं, जो कि ऑफिशियल PDF है। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा और आप चालाक स्टडी नाम से ही टेलीग्राम में सर्च करके भी मेरा चैनल ढूंढ सकते हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो है प्लानिंग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शनल प्लान, उसके बाद पढ़ेंगे ईयर प्लान, फिर यूनिट प्लान और अंत में जो है लेसन प्लान हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सभी आपके जो सिलेबस में दिए हुए टॉपिक हैं और इन सभी टॉपिक और उसके सब टॉपिक्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग के लिए, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह है। ये पेडागोजी से रिलेटेड है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग पेडागोजी के कितने करीब हैं। आप लोगों ने जो है CSET यानी कि सेंट्रल टेट या फिर अपने स्टेट का टेट आप लोगों ने ज़रूर क्वालिफाई कर लिया होगा। तो आप लोग इस सवाल का जवाब कितना सही देते हैं, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। ठीक है, निम्न में से ये सभी जो है शिक्षा शास्त्रियों के नाम हैं, उनमें से किसने जो है अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। क्या वो स्किनर हैं, क्या वो कोलर हैं, क्या वो थॉर्नडाइक हैं या फिर B.S. ब्लूम हैं। तो इन चारों में से आपको ये बताना है कि इन चारों में से किस शिक्षा शास्त्री ने जो है अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उस हिसाब से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा, ऑप्शन A, B, C या फिर D। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पर प्लानिंग। तो देखते हैं कि प्लानिंग असल में है क्या। तो जैसा कि आप यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं, आगे हिंदी में भी है, तो इंग्लिश हिंदी ये बाइलिंगुअल जो है चलेगी क्लास। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। कुछ चीज़ें आपको प्योर हिंदी में मिलेगी और कुछ इंग्लिश में भी मिलेगी, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है प्लानिंग। देखते हैं क्या दिया हुआ है कि प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू अचीव ए डिज़ायर्ड गोल। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग एक सोचने की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। प्लानिंग एक सोचने की प्रक्रिया है, किसके बारे में, उन एक्टिविटीज़ के बारे में जो ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में, जिससे कि डिज़ायर किया अचीव किया जा सके अपने गोल को। यानी कि अपने गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान जो होता है वो एक सोचने की प्रक्रिया है। इट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्टिविटी टू अचीव डिज़ायर रिजल्ट। यानी कि किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला एक्टिविटी है। ठीक है, किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए, उसका रिजल्ट प्राप्त करने के लिए सबसे पहला एक्टिविटी प्लानिंग ही होता है। सबसे पहले प्लान बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है और तब हम अपने गोल तक पहुंच पाते हैं। अब इसको हिंदी में देख लीजिए एक बार। योजना क्या है। योजना एक वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक गतिविधियों के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। तो जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए सोचने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, सोचने की प्रक्रिया है, जो भी गतिविधि करेंगे उनके बारे में। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए यह पहली और महत्वपूर्ण गतिविधि है। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि यही है, योजना। पहले हम योजना बनाते हैं, तब फिर उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं और अंत में अपने गोल को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर
टाइप ऑफ प्लानिंग देख लेते हैं कि प्लानिंग जो है कितने तरह के होते हैं। इसके अलावा और भी प्रकार के होते हैं, लेकिन ये कुछ मोस्ट जो है, जैसे कि ऑफिशियल प्लानिंग है, इसके अलावा अनऑफिशियल प्लानिंग होती है, फिर है परमानेंट प्लानिंग यानी कि जो एक स्थायी प्लानिंग होती है, उसके अलावा टेम्प्ररी प्लानिंग है, फिर है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जैसे कि ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, जैसे कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि जो ईयर प्लान होता है, ठीक है, वो एक तरह का लॉन्ग टर्म प्लान है क्योंकि वो पूरे 1 साल के लिए बनाया जाता है। और शॉर्ट टर्म प्लान जो आपका यूनिट प्लान है, जो आपका लेसन प्लान है, वो शॉर्ट टर्म प्लान के प्लानिंग के अंतर्गत आता है। परमानेंट प्लानिंग, टेम्प्ररी प्लानिंग, अनऑफिशियल, ऑफिशियल, इस तरह के कुछ प्लानिंग होते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे है टीचिंग प्लान, एक टर्म है टीचिंग प्लान, उसको समझ लेते हैं क्या होता है टीचिंग प्लान, यानी कि शिक्षण योजना। टीचिंग प्लान इज द प्री मेड आउटलाइन फॉर द टीचिंग वर्क टू बी डन। यानी कि टीचिंग प्लान क्या है? टीचिंग प्लान एक प्री मेड आउटलाइन है, यानी पहले से एक तय किया हुआ एक आउटलाइन होता है जिसका टीचिंग कार्य में जिसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, टीचिंग कार्य में जिसका उपयोग किया जाता है, पहले से एक टाइमलाइन, एक आउटलाइन बना लिया जाता है कि हमें ये करना है, बच्चों को पढ़ाते समय ये चीज़ें पढ़ानी है, ऐसे ऐसे बच्चों के साथ हमको पेश आना है, तो उसकी एक प्लानिंग कर ली जाती है, उसी चीज़ को हम टीचिंग प्लान कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू R.A. डेविस, ठीक है, R.A. डेविस के अनुसार, R.A. डेविस ने क्या कहा था हम देख लेते हैं। R.A. डेविस ने कहा है कि टीचिंग प्लान इज द प्लान मेड बाय द टीचर बाय विच द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि टीचिंग प्लान इज द प्लान मेड बाय द टीचर। टीचिंग प्लान एक ऐसा प्लान है जो कि टीचर के द्वारा बनाया जाता है, बाय विच द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, जिसके द्वारा टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है, यानी जो टीचिंग के उद्देश्य हैं, जो शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, उसको प्राप्त किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी वाले देख लीजिएगा कि शिक्षण योजना क्या होता है। शिक्षण योजना शिक्षण कार्य के लिए पूर्व में की गई रूपरेखा है, यानी पढ़ाने से पहले जो कुछ कार्य करते हैं उसकी रूपरेखा एक तैयार कर लिया जाता है, वही चीज़ होता है शिक्षण योजना। R.A. डेविस के अनुसार शिक्षण योजना शिक्षक द्वारा बनाई गई योजना है जिसके द्वारा शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। आगे है इंस्ट्रक्शनल प्लान, यानी कि निर्देशात्मक योजना। ठीक है, देख लेते हैं ये क्या है। इंस्ट्रक्शनल प्लान इज ए प्लान टू गेट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि इंस्ट्रक्शनल प्लान जो है एक ऐसा प्लान है जो कि कुछ क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए इस प्लान को बनाया जाता है। वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं? व्हाट टू टीच, वाई टू टीच और हाउ टू टीच, यानी कि क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए टीचिंग प्लान, इंस्ट्रक्शनल प्लान बनाया जाता है। ठीक है, कि क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। और इन्हीं उत्तर को ढूंढने के लिए यहाँ दिया गया है कि टू गेट आंसर, और आंसर को पाने के लिए ए टीचर शुड प्रिपेयर ए प्लान बिफोर गोइंग टू टीच। तो टीचर इस उत्तर को पाने के लिए पहले एक प्लान ऑर्गेनाइज करता है, एक प्लान प्रिपेयर करता है पढ़ाने जाने से पहले। ही ऑल्सो नोन द ऑब्जेक्टिव्स टू टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि वह किसी भी विषय को पढ़ाने की ऑब्जेक्टिव्स को, उसके उद्देश्य को पहले से जानता है। ठीक है, या पहले से जानने के लिए वो एक टीचिंग प्लान, एक इंस्ट्रक्शनल प्लान बनाता है। अब देखते हैं ईयर प्लान। ईयर प्लान क्या होता है? व्हाट इज ईयर प्लान? एक शिक्षक द्वारा एक शैक्षिक सत्र में कराए जाने वाले कार्य की रूपरेखा जिसे वह अपनी डायरी में तैयार करता है, उसे वार्षिक योजना कहा जाता है। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि एक शिक्षक द्वारा एक शैक्षिक सत्र में कराए जाने वाले कार्य की रूपरेखा जिसे वह अपनी डायरी में तैयार करता है, यानी कि शिक्षक अपनी डायरी में कुछ पूरे 1 साल की एक रूपरेखा तैयार कर लेता है कि उस 1 साल के दौरान बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस तरह पढ़ाना है। ठीक है, इसमें जो पाठ्यक्रम से लेकर के किताबी ज्ञान में उसको क्या क्या देना है, खेल कूद, उसके टेस्ट, है ना। उसके अलावा उस 1 साल के भीतर कितने तरह के एक्टिविटीज़ कराने हैं, ठीक है, क्या क्या प्रैक्टिकल कराने हैं, कब कब उनको जो बाहर टूर पर ले जाया जाता है, जो एजुकेशनल टूर पर, हर चीज़ का एक ब्यौरा वो है एक रूपरेखा अपनी डायरी में तैयार कर लेता है, उसे वार्षिक योजना कहा जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? ईयर प्लान कहते हैं। वार्षिक योजना निर्धारण करते समय विद्यालय की स्थिति, कार्यक्षमता, पाठ्यक्रम, समय सीमा और विद्यालय में उपलब्ध साधनों का ध्यान रखा जाता है, यानी
इन सभी चीज़ों को यानी कि विद्यालय की जो सीमाएं हैं उनको ध्यान रखा जाता है कि विद्यालय की स्थिति कैसी है, उसकी कार्य क्षमता कैसी है, पाठ्यक्रम वहाँ का कैसा है, समय सीमा यानी कम पढ़ाया जाता है, ज़्यादा देर तक पढ़ाया जाता है, कुछ जो भी उसकी समय सीमाएं हैं। इसके अलावा विद्यालय में उपलब्ध जो साधन होते हैं उन सभी को ध्यान में रख करके ईयर प्लान बनाया जाता है एक टीचर के द्वारा। वार्षिक योजना के अंतर्गत संपूर्ण पाठ्यक्रम को विभिन्न मासिक योजनाओं में विभक्त कर दिया जाता है। यानी जब एक बार वार्षिक योजना तैयार कर लिया जाता है या फिर वार्षिक योजना तैयार करने के अंतर्गत जो है तैयार करने के दौरान पाठ्यक्रमों को मासिक योजनाओं में विभक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक साल में मान लीजिए 10 महीने किसी स्कूल में पढ़ाई होती है, तो एक पूरा सिलेबस, एक पूरा पाठ्यचर्या, एक पाठ्यक्रम जैसा कुछ तैयार कर लिया जाएगा टीचर के द्वारा अपनी डायरी में कि एक साल में 10 महीने में हमको ये पढ़ाना है। अब उसके हिसाब से वो प्रति माह के हिसाब से उसको डिवाइड कर देगा कि हर माह मुझे इतना कंप्लीट करना है। तो इस तरह से वो मासिक योजना बना लेता है ईयर प्लान के दौरान। इसके बाद वर्ष के शिक्षण कार्य दिवसों की संख्या ज्ञात कर तथा माह के आधार पर प्रकरण निर्धारित किए जाते हैं। इस प्रकार एक विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली जाती है जिससे शिक्षक को यह ज्ञात हो जाता है कि कौन से माह में कौन से पाठ का कौन सा प्रकरण पढ़ाना है। जैसे मैंने बताया कि एक साल में इतना पढ़ाना है, जब वो डिसाइड कर लेता है ये पढ़ाना है, उस हिसाब से वो उन जैसे कि फॉर एग्जांपल वो 10 महीनों में डिवाइड कर देगा कि मुझे हर महीने ये पढ़ाना है। अब उसके ज़रिए वो ये जान पाएगा कि किस महीने में, जनवरी के महीने में मुझे ये पाठ पढ़ाना है और इस पाठ का ये वाला प्रकरण मुझे जनवरी के महीने में पढ़ाना है। इस तरह से वो डिवाइड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके आधार पर वह अपनी कार्य योजना पर पाठ योजना तैयार कर लेता है। तो जैसे ही वो अपना ईयर प्लान तैयार करता है उसके बाद अपना जो भी अपना मंथली है उस हिसाब से वो अपनी पाठ योजना भी तैयार कर सकता है प्रति माह का। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे आपका है इकाई योजना। आगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इकाई योजना यानी कि यूनिट प्लान। अब देखते हैं इकाई शब्द को शिक्षा के क्षेत्र में लाने का श्रेय प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर को जाता है। तो इस नाम को आप लोग को याद रखना है, हर्बर्ट स्पेंसर को, इस नाम को आपको याद रखना है। जो इकाई शब्द है ना, इकाई योजना की जो इकाई शब्द है उसको हर्बर्ट स्पेंसर ने शिक्षा के क्षेत्र में लाया था। ये जो यूनिट जो शब्द है उसको हर्बर्ट स्पेंसर ने ही शिक्षा के क्षेत्र में लाया था। और जो यूनिट प्लान के कई सारे जो मॉडल हैं उनमें से सबसे कहने का मतलब सबसे फेमस जो मॉडल है यूनिट प्लान के, कई सारे मॉडल जो होते हैं ना, आप लोग ने अपने कॉलेजेस में बीएड या फिर बीटीसी जो भी आप लोगों ने किया है, जो यूनिट प्लान आप लोग बनाते होंगे, इस तरह जो चार्ट बनाए होंगे आप लोग, तो उसके कई सारे मॉडल होते हैं, कई सारे फेमस मॉडल हैं। उनमें से सबसे फेमस मॉडलों में से एक जो है हर्बर्ट स्पेंसर का ही है। ठीक है, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है इकाई शब्द को शिक्षा के क्षेत्र में लाया। और इकाई योजना का कॉन्सेप्ट जो है, जो इकाई योजना जो हम पढ़ते हैं आज, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो एससी मॉरिसन के द्वारा 1926 में दिया गया था। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आप याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर दिया गया है कि इसके निर्माण में सबसे पहले विषय वस्तु को विभिन्न इकाइयों में बांटा जाता है। ठीक है, तो जो यूनिट प्लान हम लोगों ने देखा यहाँ पर यूनिट प्लान, तो यूनिट प्लान जब तैयार करने के टाइम क्या किया जाता है कि इसके निर्माण में सबसे पहले विषय वस्तु को विभिन्न इकाइयों में बांटा जाता है। जितना भी हमारा सिलेबस जो होता है ना विषय वस्तु, उसको विभिन्न इकाइयों में अलग अलग यूनिटों में बांट दिया जाता है। जैसे ज़्यादातर जो है बुक्स जो है 4 यूनिट या फिर 5 यूनिट में डिवाइड होते हैं ना, आपके जो बुक्स होते हैं वो 4 या 5 या फिर 6 ऐसे यूनिटों में डिवाइड होता है। तो उस तरह की यूनिट में पहले उसको डिवाइड कर लिया जाता है तथा उसे पूर्ण करने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित कर ली जाती है। समय सीमा अल्पकालिक होती है, इसलिए इसे अल्पकालिक योजना भी कहते हैं। तो जो यूनिट प्लान का जो समय सीमा होता है वो अल्पकालिक होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म होता है, तो इसको अल्पकालिक योजना भी कह सकते हैं हम लोग, जो यूनिट प्लान है। इसके अंतर्गत वस्तु से संबंधित शिक्षक और छात्र की क्रियाएं, अधिगम सामग्री व मूल्यांकन की प्रविधियां को समाहित कर एक योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग से लिखा जाता है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि वस्तु से संबंधित शिक्षक और छात्र की क्रियाएं, अधिगम सामग्री एवं मूल्यांकन की प्रविधियों को समाहित कर एक योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग से लिखा जाता है। जो भी संबंधित शिक्षक हैं, ठीक है, और वो छात्रों की क्या क्या क्रियाएं हैं, जो अब चार्ट तैयार करते हैं हम लोग यूनिट प्लान का, तो टीचर क्या प्रश्न पूछेगा बच्चों से, बच्चे किस तरह की प्रक्रिया देंगे,
प्रतिक्रिया देंगे, ठीक है, और उस लेसन को, उस यूनिट को पढ़ाने के लिए किस तरह की अधिगम सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फिर बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लिखित रूप में है या मौखिक रूप में है, सब चीज़ की जो है उसमें एंट्री रहती है। जो हमारा यूनिट प्लान है उसमें हर चीज़ हम लोग लिखते हैं, पहले की तैयारियां भी लिखते हैं, और जब पाठ पढ़ाने के बाद भी जब बच्चे कुछ प्रतिक्रिया देते हैं या जो क्रियाएं करते हैं उसके बारे में भी वो उसमें लिखा होता है। अब देखते हैं इकाई योजना दो प्रकार की होती है। इकाई योजना दो प्रकार की होती है। पहला तो है पाठ्य वस्तु पर आधारित और दूसरा है आपका अनुभव पर आधारित। पाठ्य वस्तु यानी कि जो हमारे नोटबुक्स होते हैं, नोटबुक्स में जो सिलेबस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं, और दूसरा है अनुभव पर आधारित। अब देखते हैं कि पाठ्य वस्तु पर जो आधारित योजना है वो भी 3 तरह के होते हैं। पाठ्य वस्तु यानी हमारे जो बुक है, नोटबुक्स, उन पर भी उसके भी 3 प्रकार होते हैं। पहला है प्रकरण पर आधारित, यानी कि ये वे योजना होते हैं जो किसी प्रकरण या अध्याय पर आधारित होते हैं, यानी कि चैप्टर पर आधारित होते हैं। दूसरा जो है वो है सिद्धांत पर आधारित। तो ये क्या होते हैं, किसी सूत्र या सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ये जो इकाई योजना का जो प्रकार है, ठीक है, पाठ्य वस्तु पर आधारित जो इकाई योजना है वो सूत्र या सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा जो है किसी मूल पहलू पर आधारित, यानी कि मूल पहलू जैसे कि वातावरण, सांस्कृतिक व्यवहार, वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने हेतु वातावरण या फिर संस्कृति के पहलू पर आधारित होते हैं, यानी ये वास्तविकता पर आधारित होते हैं। वातावरण, संस्कृति, ये सभी पर आधारित होते हैं। तो पहला क्या था, प्रकरण या अध्याय यानी कि चैप्टर पर, दूसरा किसी सिद्धांत पर, और तीसरा संस्कृति, व्यवहार या फिर वातावरण पर आधारित होते हैं। दूसरा सेकेंड नंबर जो आ जाते हैं, अनुभव पर आधारित जो योजना होती है उस पर आ जाते हैं। तो अनुभव पर आधारित योजना भी 3 प्रकार की होती है। पहला रुचि पर आधारित, दूसरा उद्देश्य पर आधारित, और तीसरा आवश्यकता। रुचि पर यानी कि बालक की क्या क्या रुचि है उस पर आधारित होता है ये यूनिट प्लान, और उद्देश्य पर आधारित यानी बच्चों को जो टीचिंग किया जाता है उसके उद्देश्य क्या होते हैं, बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है, बच्चों को ये शिक्षा क्यों दी जा रही है, उसके उद्देश्य पर आधारित होता है। और तीसरा है आवश्यकताओं पर आधारित, ठीक है। ऐसी इकाई योजना व्यक्तिगत शैक्षिक आवश्यकता पर बनाई जाती है, यानी बच्चों की क्या आवश्यकता है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसको क्या सीखना चाहिए, इस पर आधारित है। आगे बढ़ जाते हैं, इकाई योजना के महत्व पर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। इकाई योजना के क्या क्या महत्व हैं, ठीक है। सबसे पहला है प्रत्येक इकाई का निर्माण शिक्षण उद्देश्य से छात्रों की रुचियां, आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में रखकर किया जाता है। इकाई योजना का निर्माण कैसे किया जाता है, उद्देश्य यानी जो उद्देश्य है छात्रों की रुचियां हैं और आवश्यकताएं हैं। जैसे पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा, उद्देश्य, रुचि और आवश्यकता, इसी को ध्यान में रखकर इकाई योजना बनाना चाहिए। अतः प्रक्रिया बाल केंद्रित और छात्रों को रुचिकर यानी कि बाल केंद्रित होना चाहिए। यानी इकाई योजना कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित, बालक को ही केंद्र में रखकर किया जाना चाहिए। सेकेंड नंबर है इकाई योजना में छात्रों को स्वयं सीखने को दिया जाता है, जिससे स्वाध्याय की भावना पैदा होती है। तो इकाई योजना में बच्चों को खुद से सीखने के लिए उसमें बातें एंटर की जाती है, कुछ बातें ऐसी रखी जाती है जिससे बच्चे खुद सीख सकें। थर्ड में है अधिगम भी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ठीक है। समाज में रहकर ही अधिगम हो सकता है, समाज से बाहर कभी भी अधिगम नहीं हो सकता। सामाजिक मूल्यों के साथ विचारों की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट है इकाई योजना द्वारा पाठ योजना ठीक व क्रमबद्ध बनती है। जब हम एक बार इकाई योजना बना लेते हैं ना, उसके बाद पाठ योजना, इसके बाद आगे जो हम पढ़ेंगे पाठ योजना, तो इकाई योजना बनाने के बाद पाठ योजना बनाना सरल हो जाता है और वो और सटीक बनता है। नेक्स्ट है यह शिक्षण प्रक्रिया में विषय वस्तु की क्रमबद्धता सुव्यवस्थित करती है। तो ये जो शिक्षण प्रक्रिया में विषय वस्तु की क्रमबद्धता, पहले ये पढ़ाना है, फिर ये पढ़ाना है, फिर ये पढ़ाना है, इसका जो क्रम है वो हम भूलते नहीं हैं, तो क्रमबद्धता सुव्यवस्थित करती है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा लेसन प्लान, ठीक है। लेसन प्लान ये भी सिलेबस में दिया हुआ है, तो देख लेते हैं लेसन प्लान क्या है, यानी कि पाठ योजना। डेविस का कथन है कि कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक को पूरी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि प्रगति के लिए कोई बात इतनी बाधक नहीं है जितनी कि शिक्षक की अपूर्ण तैयारी। यानी कि जब तक शिक्षक अपूर्ण तैयारी के साथ अगर जाता है टीचिंग करने अपने क्लास में, तो इससे बड़ा बाधक कोई नहीं है, शिक्षण में इससे बड़ा बाधक कुछ नहीं है। इस वजह से डेविस का कहना है कि शिक्षक जो है पूरी तैयारी के साथ क्लास में उसको एंटर करना चाहिए। और ये पूरी तैयारी किससे होती है, ये पूरी तैयारी लेसन प्लान से होती है। इसी के अकॉर्डिंग डेविस ने ये बात कहा है, ठीक है, इसी से रिलेट करते हुए।
आदर्श पाठ योजना की विशेषताएं, जो आदर्श पाठ योजना होते हैं, ठीक है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जो एक अच्छा पाठ योजना है उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। पहला है, पाठ योजना में शिक्षण के उद्देश्य का विवरण स्पष्ट व व्यवहारिक होता है। जो शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं उसका स्पष्ट विवरण होना चाहिए आपके पाठ योजना में। दूसरा है, पाठ योजना सरल व लिखित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने दिमाग में, कई लोग बोलते हैं ना मैंने अपने दिमाग में फिट कर लिया इस बात को, तो पाठ योजना कभी दिमाग में फिट नहीं होता है, उसको लिखित रूप में ही रखना चाहिए, क्योंकि दिमाग में याद करने से कई बातें छूट जाती है और लिखित रूप में लिखने से वो बातें नहीं छूटती है। नेक्स्ट है, ये तीसरा की जगह चौथा हो गया है कि छात्रों के क्रियाकलापों व अधिगम क्रियाओं का अच्छा ज्ञान होता है। छात्र की क्या क्या क्रियाकलाप हैं व अधिगम क्रियाएं हैं उनका अच्छा ज्ञान होता है। नवीन ज्ञान एवं पूर्व ज्ञान का संबंध होता है। उसमें पाठ्य योजना में हम लिखते हैं ना, एक पूर्व ज्ञान की एक श्रेणी रहती है, उसके बाद नवीन ज्ञान की, तो उन दोनों का अच्छा कनेक्शन होता है। फिर शिक्षक को यह आभास बना रहता है कि उसका शिक्षण कहाँ तक सार्थक रहा है। तो जैसे जैसे वो अपने यूनिट प्लान में अपने पाठ योजना में आगे बढ़ता है ना, लेसन प्लान में, उसको समझ में आते जाता है कि उसका शिक्षण कहाँ तक सार्थक सिद्ध हुआ है। वो अपने लेसन प्लान को देख करके ये देख सकता है कि मैंने क्या पढ़ा लिया, कहाँ तक पढ़ा लिया, मैं कहाँ तक सफल हो गया। उदाहरणों के यथास्थान से पाठ की रोचकता बनी रहती है। तो यथास्थान उदाहरण यानी कि जहाँ पर भी संभव हो, जहाँ पर उसकी आवश्यकता है, वहाँ पर उदाहरण भी उसमें प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे कि रोचकता बनी रहती है। 8वां नंबर है, पाठ योजना में पाठ की अवधि, कक्षा के स्तर, विषय वस्तु प्रकरण आदि सामान्य सूचना का उल्लेख रहता है। तो जो पाठ योजना होता है उसमें पाठ की अवधि यानी कितने समय की अवधि है, कक्षा का जो स्तर है किस कक्षा का है, और विषय वस्तु का जो प्रकरण है, पाठ योजना में आपको याद होगा ना प्रकरण लिखते हैं, तो प्रकरण है आदि सामान्य सूचना जो है उसका उल्लेख होना चाहिए एक आदर्श पाठ योजना में। नेक्स्ट है, पाठ योजना में व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखकर, ठीक है, तो आपके पाठ योजना में व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखकर शिक्षण की व्यवस्था होती है। जो एक आदर्श पाठ योजना होता है उसमें व्यक्तिगत भिन्नता का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है और इसी के अकॉर्डिंग शिक्षण दी जाती है और शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। तो ये थे कुछ बात जो आपके सिलेबस में जो प्लानिंग के तहत जितने भी चैप्टर, जितने भी सब टॉपिक्स हैं, चाहे वो आपका इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग है या फिर ईयर प्लान है, लेसन प्लान है, ठीक है, आपका पाठ योजना है, तो जितने भी योजनाएं हैं, जितने भी प्लानिंग्स हैं, उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स यहाँ पर चर्चा की। उम्मीद है आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। तो जैसे कि आजकल EMRS की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, EMRS की वैकेंसीज आई हुई है, इसके अलावा अभी कोई वैकेंसी नहीं है, तो आप लोग को क्या करना है, पूरा फोकस्ड होकर अपने EMRS की तैयारी पर ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को इस चैनल से जुड़े रहना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको EMRS की तैयारी से रिलेटेड बहुत सारे जो है मटेरियल उपलब्ध होते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करा कीजिएगा, ठीक है, इससे एक एनर्जी मिलती है अंदर से वीडियोस बनाने के लिए। तो ठीक है, उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और उन्हें भी जुड़ने के लिए कहिएगा, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।